सो कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, दैट इज द न्यू टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ये टॉपिक का न्यू सिलेबस में 30 मार्क्स का वेटेज है, सिलेबस 22 में, एंड सिलेबस 16 में इसका 15 से 20 मार्क का वेटेज है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक अकेला चैप्टर ऐसा है जो आपको इंटर में ग्रुप 1 में भी आता है, थोड़ा सा ग्रुप 2 में ज्यादा सा आता है, एंड ग्रुप 3 में ये चैप्टर अपनी चरम सीमा पे है, अराउंड 35 मार्क्स का वेटेज है यही चैप्टर। सर वहां क्या हो गया ऐसा, आप देखो उनके पास देने को है कि हर एक लेवल पे हम ये चैप्टर रख रहे हैं, तो हर एक लेवल पे वो लोग जो उसकी डेप्थ है उसको इंक्रीज करेंगे। सर चैप्टर यही, बट 3 जगह है ही इतना बड़ा कि कोई एक लेवल पे उसको रखेंगे तो वो चैप्टर ही अकेला सब्जेक्ट बन जाएगा। आप चेक करो, सिर्फ ये चैप्टर का वेटेज कितना, फाइनल का 30 गिनो, इधर का भी 30 गिनो, और ग्रुप 1 में 10 गिनो, 70 मार्क्स। आपका पूरा सीए में 2000 मार्क का है, फाउंडेशन 400 मार्क, इंटर 800 मार्क, फाइनल 800 मार्क। 2000 मार्क्स में एक अकेला चैप्टर है जिसका सभी ग्रुप्स में मिला के कितने मार्क्स का वेटेज होता है, 70 प्लस मार्क्स। आप सोचो तो सही, 70% ऑफ सब्जेक्ट हो गया है, ऐसा समझ लो। 20 में से एक सब्जेक्ट पढ़ लो और उसका 70 पढ़ लो, तो ये एक चैप्टर होता है। तो इतनी डेप्थ वाला चैप्टर है। और यू आर लकी इनफ कि आप जो फाउंडेशन वाले वो तो पहली बार में ही ये सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी डेप्थ में। तो इसको समझ लेना, ये चैप्टर समझ लोगे तो आपके ये 70 मार्क्स आसान हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? बेसिकली एक शब्द आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में सभी ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं? तो बहुत सारे लोग ये 3 शब्दों के अंदर गड़बड़ कर लेते हैं। एक है मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है डायरेक्ट कॉस्ट, चौथा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एंड पांचवा है डिफरेंशियल कॉस्ट। ये 5 शब्दों में गड़बड़ होती है, अक्सर लोगों को सेम ही रखता है, बट पांचों में कुछ ना कुछ चेंजेस है। बहुत सारे सिमिलर भी है, बट देयर आर फंडामेंटल चेंजेस। सो अभी मेरा फोकस रहेगा ये 5 टर्मिनोलॉजीज जो कॉस्ट से जुड़ी हुई है, उसको थोड़ा आपको डिटेल में समझा दूं। मार्जिनल कॉस्ट को बहुत लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, बट अगर मार्जिनल कॉस्ट की मैं व्याख्या करूं, डेफिनेशन करूं, और वो डेफिनेशन भी अलग अलग जगह से है। अगर आप CIMA लंदन, जो सबसे पुराना कॉस्टिंग का इंस्टीट्यूट है, उनकी डेफिनेशन पढ़े तो अलग है। हमारा इंडियन CMA, दैट इज हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो अभी नाम बन गया है उसका ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने जो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन की है वो अलग है, CIMA वाले ने की है वो अलग है। फिर जो प्रैक्टिकली यूज होता है, उसका मीनिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में लिया जाता है, वो मीनिंग अलग है। तो उस हिसाब से मैं अभी आपको पहले लोकल मीनिंग समझाता हूँ कि नॉर्मली लोग मार्जिनल कॉस्ट को क्या समझते हैं। तो नॉर्मली लोग मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं, बराबर। बट है ना, मैं एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, सामान्य आदमी समझ पाए ऐसी भाषा में मैं समझाऊं तो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मीन्स आप अभी 1000 यूनिट पे हो एंड 1001वां यूनिट, एडिशनल 1 यूनिट बना रहे हो, तो वो एडिशनल 1 यूनिट बनाने का खर्चा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जस्ट 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब आइडियली देखो तो 1 यूनिट बढ़ेगा एक्स्ट्रा, तो कौन सा खर्चा एक्स्ट्रा होगा? वेरिएबल वाला ही खर्चा एक्स्ट्रा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज ये सेटअप हमारा है, उसका एक फिक्स खर्चा है मंथली, तो ये फिक्स कॉस्ट है। इधर आप जितने स्टूडेंट आप बैठ रहे हो, उनको हम मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल, जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट आता है, वो वेरिएबल है। क्यों? जितने स्टूडेंट ज्यादा उतना वो खर्चा ज्यादा।
जितने स्टूडेंट्स कम उतना वो वेरिएबल खर्चा कम, प्रिंटिंग कॉस्ट कम। अब सपोज इधर अभी 70 लोग बैठे हैं, 70 में मैं एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आके बैठे, तो उसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा मटेरियल कॉपी कराना पड़ेगा। सपोज सभी को मैं 1000 रुपए का सब्जेक्ट वाइज सपोज आपको मटेरियल दे रहा हूं, तो एक स्टूडेंट बढ़ने से मेरे को कितना खर्चा बढ़ेगा? 4 सब्जेक्ट है, हर एक का 1000 रुपया गिन लीजिए, तो 4000 रुपए की जेरोक्स कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मेरे को बताओ, एक अभी मैंने क्या डेफिनेशन दी, एक यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाने का जो खर्चा होता है वो मार्जिनल कॉस्ट। तो आइडियली देखो 70 की जगह 71 जो आया एक्स्ट्रा नंबर 1, उसके लिए जो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल। और वही वेरिएबल होता है आइडियली देखे तो। इसके लिए मेरे को कौन सा खर्चा एक्स्ट्रा होगा? सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स प्रिंटिंग, बाकी का इधर का रेंट सेम रहने वाला है, ये प्रोजेक्टर, ये बेंचेस वगैरह का डेप्रिसिएशन वगैरह सेम रहने वाला है, ये जो हमारे स्टाफ में जो लोग हैं उनको जो फिक्स पगार देते हैं वो सेम रहने वाला है। आर यू गेटिंग? तो फिक्स खर्चे में कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट जो वेरिएबल चीजें हैं, यूनिट्स बढ़ने से बढ़ता है, यूनिट कम होने से जो कम हो रहा है, वो खर्चे में इंपैक्ट आती है। सो दैट इज वाई मार्जिनल कॉस्ट को लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। बट मैं आपको एक डे 1 पे एडवाइस दे देता हूं कि ये दोनों को आप अलग मत समझिएगा, इसको सेम ही समझिएगा। ये पूरे चैप्टर में कहीं भी मार्जिनल कॉस्ट शब्द लिखा हो या वेरिएबल कॉस्ट शब्द लिखा हो तो उसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है? कोई डिफरेंशिएट करे बिना आप ये मीनिंग निकाल सकते। क्लियर है? ओके। अब एक शब्द है डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट, अगर आपको थोड़ा कॉस्ट शीट याद हो तो उसमें एक शब्द आता था प्राइम कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 का टोटल करके हम ये खर्चा ढूंढते थे। और वो प्राइम कॉस्ट को मैंने अपने फॉर्मेट में प्राइम कॉस्ट के बाजू में डायरेक्ट कॉस्ट शब्द भी लिखा है। सो जब मैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करता हूं तो उसका मीनिंग होता है सभी प्रकार के एलिमेंट वाइज डायरेक्ट कॉस्ट। एलिमेंट में 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो तीनों का डायरेक्ट वाला पोर्शन, उसका टोटल, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और आपको बता देता हूं ये खर्चों का नेचर कैसा रहता है। ये खर्चों का नेचर वेरिएबल रहता है। मीन्स अगर आप यूनिट्स बढ़ाते हो तो ये डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, डायरेक्टली बढ़ती है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। एंड अगर यूनिट्स कम करते हो तो ये खर्चा प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है। तो उसका ये मीनिंग भी निकलता है, ये एक प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट ही है। बट है ना, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी वाला है, जबकि मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस ये वाला क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाइज वाला है। एंड ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ऐसे दो क्लासिफिकेशन। तो आप समझ लीजिए, ये जो आपको मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर या फिर इधर इवन ग्रुप 1 में बेसिक में, जब कॉस्ट शीट शुरू किया था तो मैंने बताया था कि कॉस्ट शीट में ये 3 चीजें आती है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये कौन सा? एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। फिर ये तीनों का टोटल, तो डायरेक्ट मटेरियल एंड सभी का इनडायरेक्ट, बराबर, जिसको हम ओवरहेड बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्लासिफिकेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेसेबिलिटी। तो प्राइम कॉस्ट तक का डायरेक्ट है और प्राइम कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक के जो बाकी के खर्च है वो इनडायरेक्ट है। तो ये क्लासिफिकेशन कौन सा है? ट्रेसेबिलिटी वाला हो गया। एंड जो इनडायरेक्ट है उसके अंदर हमने बाइफरकेट किए थे, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। कैसा? फंक्शन, बराबर। अब जरा समझ लीजिए, ये डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या है? ये वाले। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स क्या? ये 3 तो आएंगे, बट यहाँ प्रोडक्शन के जो ओवरहेड आएंगे, एडमिन के जो ओवरहेड आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड आएंगे, वो ओवरहेड में भी फिक्स ओवरहेड आते हैं, वेरिएबल ओवरहेड आते हैं। एंड जो आदमी थोड़ा पढ़ के बैठा है एटलीस्ट बीकॉम, तो उसको शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता हो, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आपको मालूम हो तो उसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आते हैं एंड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आते हैं। ओवरहेड के अंदर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आता है। तो इन शॉर्ट समझ लो, ओवरहेड क्या आता है? ये प्रोडक्शन, एडमिन एंड एसएनडी के, उसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स होता है, उसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स होता है, इसके अंदर भी वेरिएबल फिक्स होता है।
तो आप समझ लो, जब मैं वेरिएबल शब्द बोलता हूं तो ये तो आ ही गया डायरेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते थे, वो तो आ ही गया। बट ओवरहेड में रहा हुआ वेरिएबल पोर्शन भी आ गया। किसके अंदर? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। आर यू गेटिंग? तो वेरिएबल कॉस्ट इज समवॉट हायर देन दिस डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में तो मैं सिर्फ क्या लेता हूँ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लेता हूँ, एक प्रकार से प्राइम कॉस्ट तक का ही लेता हूँ। बट प्राइम कॉस्ट के बाद के जो ओवरहेड्स आते हैं वो ओवरहेड्स में रहा हुआ वेरिएबल पोर्शन में नहीं लेता हूँ डायरेक्ट में, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में तो वो भी आ जाते हैं। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ता हूँ। तो डायरेक्ट कॉस्ट, उसका मीनिंग क्या समझ लो आप? अप टू प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या समझेंगे? अप टू प्राइम कॉस्ट। इधर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। ठीक है? अब आ गया है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब ये शब्द क्या है और इसका क्या मीनिंग होता है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना। तो एक प्रकार से अभी जो मैं शुरुआत में मार्जिनल कॉस्टिंग की जो डेफिनेशन बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जस्ट वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो एक्स्ट्रा एक यूनिट आउटपुट बनाने का जो खर्चा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? मैं बोला था मार्जिनल, एक यूनिट बढ़ाने का जो खर्चा है, उसको मैं इंक्रीमेंटल भी बोल सकता हूँ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट को शॉर्टली बताऊं तो कोई दो डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में जो खर्चे का डिफरेंस है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। सॉरी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं और डिफरेंशियल भी बोलते हैं। अब ये दो भी समझा देता हूँ, ये दोनों का डिफरेंस जरा समझिएगा। 100 था सपोज पुराना यूनिट्स, और उस टाइम 10,000 खर्चा आता था। अब यूनिट्स 120 हो गए, बराबर। और अब कुछ खर्चा आ रहा है, सपोज मोर देन 10,000 ही होगा, 10,000 प्लस बोल सकता हूँ, है ना। 100 के सामने 120 हुए तो यूनिट्स बढ़ने से खर्चे बढ़े होंगे। तो ये एटलीस्ट ये जो है उसमें तो कुछ ऐड हुआ होगा। ओके, अब सुनिएगा, ये जो इंक्रीमेंटल 20 यूनिट है 100 से 120 का, ये 20 वालों का ही खर्चा निकालो, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स क्या? ये 20 का खर्चा, 100 की जगह 120 हुआ तो इंक्रीज कितना हुआ? 20 का, तो वो 20 का है। डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या आता है? वो थोड़ा लार्जर टर्म है। सपोज 160 यूनिट भी दिए हैं और 200 भी दिए हैं। अब जब मैं डिफरेंशियल बोलता हूं तो 100 से 200 का डिफरेंस वो भी डिफरेंशियल है, 120 से 200 का डिफरेंस ये भी डिफरेंशियल है, 100 से 120 का डिफरेंस ये भी डिफरेंशियल है, 120 से 160 का डिफरेंस ये भी डिफरेंशियल है, 120 से 200 का डिफरेंस ये भी डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल मीन्स कोई भी दो लेवल ऑफ आउटपुट ले लो, कोई भी दो लेवल ऑफ आउटपुट ले लो, और उसके बीच में जो डिफरेंस आता है क्वांटिटी का, उसके सामने कॉस्ट का भी डिफरेंस आता है। जो डिफरेंस आता है वो खर्चा, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। जबकि इंक्रीमेंटल में क्या है? आपको ज्यादा ऐसे स्कोप नहीं है कि ये 4 फिगर्स है आपके पास, 2 ही फिगर होगी। सपोज 100 है तो दूसरा 120 है। जब मैं इंक्रीमेंटल बोलता हूं तो ये एक लेवल ऑफ आउटपुट है, वहां से दूसरे लेवल तक का ही खर्चा, और आपको 2 ही दिए होंगे, तभी इंक्रीमेंटल शब्द आता है। 2 से ज्यादा कंपैरिजन के यूनिट्स हो तो वहां कौन सा शब्द आता है? डिफरेंशियल। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन जब 2 लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में हो तब उसको, वो जो डिफरेंस है उसको इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं। डिक्रीमेंटल भी बोल सकते हैं। क्यों? मैंने 100 से 120 का ही कंपैरिजन किया, बट सपोज 100 से 80 हो जाए तो यूनिट्स, तो वो वाला जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीमेंटल कॉस्ट, है ना। 100 से 80 हुआ तो डिक्रीज हुआ ना यूनिट्स, तो कॉस्ट भी उस हिसाब से डिक्रीज हुई होंगी, एटलीस्ट वेरिएबल खर्चे तो कम हो गए होंगे, 100 की जगह 80, बराबर। तो उसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं, इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल, बराबर। जबकि डिफरेंशियल क्या है? जब 2 से ज्यादा कंपैरेबल्स हो तो वो जो डिफरेंस निकलता है, एक से दूसरे के बीच का, एक से तीसरे के बीच का, एक से चौथे से के बीच का, सेकंड से फोर्थ के बीच का, सेकंड से थर्ड के बीच का, थर्ड से फोर्थ के बीच का, तो ये सब जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। तो ये 5 शब्दों के अंदर है ना, बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, मैंने अब वो सब क्लैरिटी कर दी। चलो, वो क्लैरिटी अब मैं वन बाय वन क्विकली बोल देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। दोनों का क्या मीनिंग है? वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा होता है? पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, बट यूनिट्स बढ़ते हैं तो वो खर्चा प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, यूनिट कम होते हैं तो वो खर्चा प्रोपोर्शनेटली कम होता है। ये है वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा शब्द है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 का टोटल, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट।
इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कोई भी सिर्फ 2 लेवल ऑफ आउटपुट दिए है एंड दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। बट सपोज 2 से ज्यादा डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट दिए जाते हैं तो वहां किसी भी के डिफरेंसेस मीन्स 1 से 2 का, 1 से 3 का, 1 से 4 का, ऐसा जो भी है वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। कोई भी हो सकता है, बराबर, कोई भी, जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है उसके, वो सभी आपके डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, तो ये 5 चीजें हमने पढ़ ली। अब ये चैप्टर में हमको किसका यूज आएगा, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये चैप्टर में ना एक फॉर्मेट आता है, ये फॉर्मेट का नाम है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज जो आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर भी जो स्टेटमेंट आता है और ये स्टेटमेंट आता है, उसके पहले 5 शब्द कॉमन है। यहां भी सबसे पहले क्या आता है, सेल्स, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से आप दूसरा खर्चा माइनस करो, फिक्स कॉस्ट, तो जो मिलता है वो आपका है प्रॉफिट। यहाँ शब्द प्रॉफिट पे आके खत्म हो जाता है। लिवरेज एनालिसिस में ये प्रॉफिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, या फिर ईबीआईटी भी बोलते हैं, या फिर पीबीआईटी भी बोलते हैं। अब ये 5 चीजें दोनों में कॉमन है, बट सर शुरू कहाँ से हुई थी ये 5 चीजें? ये 5 चीजें शुरू इधर हुई थी, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में से उधर उठा के रखे, तो यहाँ बेसिक है। अब है ना, आप जरा सोचिए, जो बंदे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा ना। एक का ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में फर्क है। क्या फर्क है सर? जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे लिखे जाते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिखी जाती है। अब ये शब्द ऑपरेटिंग को बहुत जेन्युइनली समझने की जरूरत है ना। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग? तो आपका जो बिजनेस रिलेटेड है, जो मेन बिजनेस रिलेटेड खर्चा है या मेन बिजनेस रिलेटेड आपकी इनकम है, उसको ही आप अपना ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिन पाओगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेन पर्पस? मीन सपोज मैं मैन्युफैक्चरर भी हो सकता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता हूँ, ट्रेडर भी हो सकता हूँ। मीन्स मैं गुड्स में डील करूँ तो ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो सकता हूँ, एंड सर्विसेज में डील करूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हो सकता हूँ। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरर के एंगल से बोलूं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मींस क्या? मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्शन करके सेल करेगा, तो उसका मेन पर्पस क्या था? प्रोडक्शन एंड सेल। तो वो सेल्स में से जो रेवेन्यू आती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग इनकम। सेल्स में से जो रेवेन्यू आ रही है ऑपरेटिंग इनकम। अब वो सेल्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए मटेरियल लाना पड़ेगा, लेबर के खर्चे करने पड़ेंगे, कुछ दूसरे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, बराबर। तो ये सब तक के खर्चे, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस क्या? जो आपका मेन पर्पस है प्रोडक्शन एंड सेल, बराबर, उसके रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड उसके रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो ऑपरेटिंग इनकम। आप याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इतना ही लिखते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है, डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक होता है एंड परचेज होता है, एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में इतना ही होता है। फिर आगे दूसरा ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, वो सब पीएनएल अकाउंट में डेबिट लिखते हो। इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट लिखते हो। कोई भी एबनॉर्मल आइटम से पीएनएल में डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो। शेयर इश्यू एक्सपेंस से लेकर के कोई भी राइट ऑफ करते हो वो सब पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो। डेप्रिसिएशन उधर लिखते हो, टैक्सेशन का प्रोविजन उधर लिखते हो पीएनएल में। तो आप समझ लीजिए, उधर जो ग्रॉस था एंड फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट में से दूसरे खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट पे पहुंचते थे। यहां भी ऐसा 2 स्टेज बाइफर्केशन। सेल्स में से यहां सबसे पहले ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। क्या बोल रहा हूं? ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। एंड दूसरे स्टेज में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस होती है। मींस ये पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। मींस ना तो इंटरेस्ट है, ना तो आपको टैक्सेशन दिया गया है इधर, ना तो कोई एबनॉर्मल आइटम दी गई है इधर, ना तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या वैसा कुछ दिया गया है। मींस कोई भी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग की इंपैक्ट नहीं है। सॉरी, अदर देन ऑपरेटिंग ये फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग की इंपैक्ट नहीं है। एक चीज और भी समझानी है, बार बार ये शब्द आएगा तो अभी से बोल देता हूं, ये आपको कॉस्टिंग में और एफएम में दोनों में काम लगेगा, जरा समझ लीजिए। आपकी एक है पीएनएल अकाउंट एंड दूसरी है बैलेंस शीट।
P&L अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग भी आ गया ऐसा मान लो। अब समझ लीजिए, आपको इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, तो उसके अंदर भी ये एनालिसिस काम में आएगा। आपकी ये जो लायबिलिटी साइड है ना, उसके रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज है, जैसे शेयर इश्यू करना, शेयर बायबैक करना, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर का डिविडेंड देना, बराबर है। कोई भी लोन लाना एंड लोन रिपे करना, लोन का इंटरेस्ट पे करना, ये जितना भी था लायबिलिटी साइड पे आवन जावन जो हो रहा है, वो सभी को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स ये। दूसरा एक आता है, ये एक बार पैसा आ गया, सपोज हमारी बैलेंस शीट में 100 करोड़ आ गए, पैसे आए, पैसे आए तो एंट्री क्या पढ़ते हैं हम कि भाई पैसे आए कोई भी तरीके से, इक्विटी से लाए या कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या लोन व्हाटएवर, ऐसे करके एंट्री कर देते हैं। तो एक तरफ हमने लोन दिखाया, इक्विटी दिखाया, प्रेफरेंस दिखाया, तो दूसरी तरफ हमने क्या दिखाया? कैश या बैंक। बराबर, शुरू शुरू में ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि ये पैसे आप तिजोरी में रखने के लिए तो लाते नहीं है, इसका बिजनेस में यूज करोगे। तो बिजनेस में सबसे पहले क्या, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे फिक्स एसेट। तो जैसे आप फिक्स एसेट खरीदोगे, ये कैश बैलेंस कम होगा और वो रुपया इधर आ जाएगा। फिक्स एसेट में भी आपको मालूम है टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, नो हाउ, ये 5 चीजें आती है। एंड टेंजिबल के अंदर 6 आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्शन। तो ये फिक्स एसेट हो गया। फिर कुछ रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट में भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऐसा 2 होता है। तो आप समझिए कि आप ये वाली कैश ही इधर सब जगह पे ले जाते हो और ये वाली कैश का इधर भी यूज करते हो। कहाँ? तो भाई कोई मटेरियल खरीदा, कोई वेजेस पे किया, है ना, कुछ ओवरहेड्स इनकर किए, जैसे कि रेंट पे किया या फिर लाइट बिल पे किया वगैरह, तो यही कैश यूज होगी। ये कैश का यूज इधर करेंगे, ये करेंगे। उसमें अगर मेरा मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, अल्टीमेटली ये रुपए का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। फिर उसमें से क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, और ये रेवेन्यू में से खर्चा निकाल के बाकी का जो होगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किन के लिए था? तो ओनर्स के लिए था, तो इसलिए वो या तो जनरल रिजर्व के तौर पे या फिर P&L अकाउंट के क्रेडिट के तौर पे होता है। मीन्स पूरा जो बिजनेस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है मालूम? नंबर 1 कहाँ होता है? ये वाला पैसा लाते हो सबसे पहले। इसलिए आपको मालूम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव बताए होंगे, या फिर कोई जो भी बताएगा बेसिक्स, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। एक है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड दूसरा है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव है। क्या? वैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी है, बट आप फंक्शन समझ लो। चलो, फाइनेंसिंग फंक्शन मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड दूसरा क्या? उसका बेस्ड यूटिलाइजेशन करना। तो लाते हो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मींस नंबर 1 एंड बेस्ड यूटिलाइजेशन नंबर 2। नंबर 2 इधर आता है, या तो आप एसेट में इन्वेस्ट करोगे या खर्चे में डालोगे। ठीक है, तो देखो ये 1 वाली एक्टिविटी दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रुपया आप एसेट साइड पे कहीं भी लगाते हो, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, दैट इज नंबर 2। एंड तीसरा है वो पैसों से आप बिजनेस रिलेटेड खर्चे करते हो और बिजनेस की रेवेन्यू खड़ी करते हो। ये जो एक्टिविटी है ना नंबर 3, इसको ही हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका P&L अकाउंट इंपैक्ट होता है एंड दूसरा कुछ लेवल पे बैलेंस शीट इंपैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वही पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इधर दिखाते हो, जनरल रिजर्व इधर दिखाते हो, तो वो ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस लायबिलिटी साइड वाली एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस एसेट साइड वाली एक्टिविटी, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस व्हाट? ट्रेडिंग P&L वाली एक्टिविटी प्लस थोड़ा सा बैलेंस शीट का, जिसमें पर्टिकुलरली रिजर्व्स एंड P&L क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया ये 3 एक्टिविटी का? अब समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां जो प्रॉफिट की बात हो रही है ना, ये वाले मार्जिनल कॉस्टिंग में, बराबर, वो प्रॉफिट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मीन्स आप समझ लो ट्रेडिंग P&L से जो प्रॉफिट बनता है ना, वो प्रॉफिट वाला ऑपरेटिंग। और उसमें भी फाइनेंसिंग की इंपैक्ट नहीं आनी चाहिए, मीन्स इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, डिविडेंड नहीं आना चाहिए, बराबर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी इंपैक्ट नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस क्या? एसेट साइड में। एसेट साइड में कौन कौन सी चीजें आती है? आपने एसेट परचेज की,
चलो अब वो एसेट परचेज करने के बाद सपोज आपने बेच डाली लॉस करके, या फिर वो एसेट आपने कुछ 2-4 साल यूज की और फिर प्रॉफिट करके बेच डाली, तो वो जो प्रॉफिट आएगा आपको एक्स्ट्रा, जिसको गेन बोलते हैं, सपोज लैंड खरीदी थी 10 लाख में, 10-12 साल के बाद वो लैंड का कोई टुकड़ा आपने बेच दिया बराबर, और प्रॉफिट में सपोज 2 करोड़ में बेचा, तो प्रॉफिट हो गया उसमें, तो इसको हम गेन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। जो इनकम टैक्स पढ़ के बैठे हैं उनको कैपिटल गेन बोलते हैं। अब ये जो गेन है ना, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग। हमारा मेन पर्पस है ही नहीं कि जमीन खरीदना और बेचना, हमारा मेन पर्पस तो प्रोडक्शन करके सेल करना है। तो समझ में आ रहा है, ऑपरेटिंग शब्द समझ में आ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एफएम में इसको ऑपरेटिंग बोलेंगे, यही प्रॉफिट को, कॉस्टिंग में तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे, बट ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये फॉर्मेट याद रखना हमेशा आप, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब है ना पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग अगर मैं चैप्टर बताऊं ना, तो ये 5 शब्दों के आजू बाजू घूम रहा है पूरे चैप्टर के अंदर। सर 70 मार्क्स दे आर रनिंग अराउंड दिस 5 वर्ड्स, यस। सीएमए का 2000 मार्क में से 70 मार्क का ये 5 शब्दों के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये 5 शब्दों में क्या है, तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आएगा, ये 5 शब्द के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। अब जरा देखिए, मेरे को कुछ चीजें आपसे करवानी है, आप ये करके आइएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, सेल्स है, आप लिखिए ये होमवर्क, ये फॉर्मेट है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये होमवर्क शायद पहले दिया होगा ग्रुप 1 जो पढ़े हैं उन लोगों को, उस टाइम ये प्रैक्टिस आपने की होगी। मैं ये वापस से आपको अभी दे रहा हूं क्योंकि रियल में इधर जरूरत है। चलो जरा देखिए, मैं सेल्स को ऐसा बोल सकता हूं कि भाई इट इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसा बोल सकते हैं। व्हाट इज सेल्स, इट इज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल कॉस्ट में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाए। ऐसा बोल सकता हूँ फिक्स कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट माइनस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटा दो तो बाकी का फिक्स। मैं कंट्रीब्यूशन के बारे में ऐसा लिख सकता हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड मैं प्रॉफिट में के लिए ऐसा लिख सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। सेल्स के ये मीनिंग में आ गए, वेरिएबल कॉस्ट के ये मीनिंग में आ गए, कंट्रीब्यूशन के ये मीनिंग में आ गए, फिक्स कॉस्ट के ये मीनिंग में, और प्रॉफिट के मीनिंग। अब दूसरा सेट, व्हाट इज सेल्स, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट आप ऐसा भी करो, रिवर्स जाके चलो, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी सेल हो सकता है। आप जरा चेक करो, ये 100 है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये 100 दैट इज सेल्स। वो कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस, सॉरी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब चलो यहाँ मैं 15 रुपया फिक्स कॉस्ट भी मानता हूँ एंड 25 रुपया प्रॉफिट मानता हूँ। मेरे को बताओ 60 प्लस 15 75 इज माई टोटल कॉस्ट, एंड वो टोटल कॉस्ट में 25 रुपया प्रॉफिट ऐड करूं तो 75 प्लस 25, ऐसा करके सेल आता है, सेल दैट इज 100। अब चलो सेल्स ये 100 लाने का दूसरा रास्ता, ये 60 प्लस 40 कर दो, दैट इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, ये भी सेल्स है। ठीक है, सेल्स ऐसा भी लिख सकता हूं। ओके, सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट कैसे लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन भी लिख सकता हूँ। 100 में से ये 40 हटा दो तो 60 आ जाए, चेक करो। फिर ये कंट्रीब्यूशन का दूसरा रास्ता, ऐसा रिवर्स करके भी जा सकता हूँ। ये 40 है, दैट इज 15 प्लस 25, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, कैसा, ये 40 कैसा है, 15 प्लस 25। ये कंट्रीब्यूशन हम ऐसे भी लाए थे, 100 माइनस 60 करके भी 40 लाए थे, एंड 15 प्लस 25 करके भी 40 लाए। चलो फिक्स कॉस्ट के बारे में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, 40 में से मैं ये 25 माइनस करूँ तो 15 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एंड एक ये मीनिंग में निकालता हूँ, व्हाट इज प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। 100 रुपया सेल्स है एंड टोटल कॉस्ट कितना, 60 प्लस 15 दैट इज 75, तो 100 में से मैं 75 माइनस करूँ तो ये आ सकता। ये 2 लेवल का मैंने बनाया, बाकी के 2 आप बना के आना। ठीक है, ये 2 मैंने बनाए, बाकी के ये 2 आप बना के आना, ये आपका होमवर्क है, बराबर है, समझ में आ रहा है। ये 5 टर्मिनोलॉजीज ही यूज करना, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। और हाँ, एक टोटल कॉस्ट नाम का एक शब्द यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, वेरिएबल प्लस फिक्स का टोटल, दैट इज टोटल कॉस्ट, बस।
तो आपको ये 5 के अलावा टोटल कॉस्ट एक छठा शब्द यूज होता है, बाकी के कोई शब्द ही नहीं आएंगे। तो अब आपको चैलेंज है कि बाकी के ये 2 कॉलम भरना। मैं आपको चैलेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 2 कॉलम भरने में आपका 45 मिनट प्लस जाएगा। ट्राई करना, करोगे तब मालूम पड़ेगा, है ना। चलो, तो मैं थोड़ा अब आगे बढ़ता हूं। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का मैं यूज बताता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। लिख दो आप, पहला सेंटेंस लिखना अपनी नोटबुक में, ये मैं लिखा रहा हूं। आपको पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये 5 लाइन छोड़ दो। एंड उसके बाजू में ये वाला जो दूसरा होमवर्क दिया है वो उसकी लाइनें छोड़ दो। उसके बाद ये पहला सेंटेंस लिखो। क्या सेंटेंस लिखना है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड, लिखो, मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड नोटबुक खोलोगे अभी? खोलो। मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड इन short term decision making, is used in short term decision making. Marginal costing is used in short term decision making. Clear? तो पहले तो ये समझ लो, ये चैप्टर हमको सिर्फ लेस देन 1 ईयर वाले डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म का मीनिंग लिख दो, जहां शॉर्ट टर्म लिखा हो ना उसके ऊपर लिख देना ब्रैकेट में लेस देन 1 ईयर। मीन्स ये टेक्निक हमको कहाँ यूज होती है? तो लेस देन 1 ईयर वाले डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। ओके, आया समझ में? चलो दूसरी बात, एक शब्द है कॉस्टिंग में, एक शब्द आता है मेथड्स एंड दूसरा आता है टेक्निक्स। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब, बैच एंड यूनिट, ये 6 कॉस्टिंग, ये सभी क्या है? मेथड्स। मेथड्स में क्या आंसर मिलता है हमको कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने का वो तरीका है। जिन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है उनको मालूम है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग की मेथड फॉलो करके आप टोटल कॉस्ट ढूंढते हो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज बेसिकली सर्विस सेक्टर रिलेटेड कॉस्टिंग, उसमें आप उसका टोटल करते हो। फिर तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिगर जॉब, तो वहां भी आप टोटल करते हो। प्रोसेस, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट। फिर जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। जॉब में आपको कोई एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है कि आपको इतना काम करना है, उसकी टोटल कॉस्ट, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। फिर बैच मीन्स बल्क में बनाते हो, 100 की क्वांटिटी में एक साथ चीजें बनाते हो, तो वो बैच का टोटल कॉस्ट। एंड तीसरा है यूनिट कॉस्टिंग, मीन्स इंडिविजुअल चीज का टोटल कॉस्ट। बट ये 6 क्या है? मेथड्स। यहां से आपको एक जवाब मिलता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। बट एक दूसरा सवाल है, ये जो टोटल कॉस्ट आपने जो इंकर की, जो आपने मेथड्स यूज करके ढूंढी, वो बराबर की आपने? जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए एक शब्द यूज होता है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ये मेथड्स थी, मेथड से आप कॉस्ट का कॉम्प्यूटेशन कर लोगे, बट अब ये कॉस्ट जो जरूरत है उससे ज्यादा हुई या कम हुई, उसको जज कैसे करोगे? उसके लिए टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग यूज होती है। और टेक्निक में 3 ही टेक्निक है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरी है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा है बजटरी कंट्रोल। तो इसलिए ये 3 को हम क्या बोलते हैं? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। और इसका पर्पस क्या होता है मालूम? कंट्रोलिंग। ये जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है ना, उसका पर्पस क्या है? कंट्रोलिंग। आप क्या करना चाहते हो? यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट। कंट्रोल द कॉस्ट का मीनिंग क्या? एक आप लिमिट बना दो कि इतने में होना चाहिए। अब उससे ज्यादा हुई तो क्यों ज्यादा हुई, उससे कम हुई तो क्यों कम हुई, वो चेक कर। उसको आपके जो प्री डिटरमाइंड लेवल से बढ़ने ना दो, बराबर, उस पर आप ध्यान रखो, उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करो। दैट इज अ कंट्रोलिंग टेक्निक। आर यू गेटिंग? तो देखो, अब मैं ये सब चीजें जो मैं बोला उसको मैं यहां लिखता हूं। कॉस्ट के अंदर एक है मेथड्स, दूसरा क्या है? टेक्निक्स।
लॉजिकली समझिएगा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पीछे का पर्पस क्या है। मेथड्स के अंदर कौन कौन सी मेथड्स थी? सबसे पहले प्रोसेस, दूसरा है ऑपरेटिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, फिर है जॉब बैच एंड यूनिट। जॉब बैच एंड यूनिट, ये सब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। इससे क्या सवाल का जवाब देते हो? तो इससे आपको क्या मिलता है? तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ये सवाल का जवाब ये मेथड से मिल जाता है। जबकि जो टेक्निक है वो टेक्निक में 3 ही टेक्निक है, आपको मालूम है। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड तीसरा क्या है? स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी कंट्रोल। अब ये तीनों क्या है? ये तीनों कंट्रोलिंग टेक्निक्स है। टेक्निक्स क्यों होती है? इट्स कंट्रोलिंग इज द पर्पस। कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये खर्चे का एक बेस बना दो कि भाई इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो रहा है तो गलत है, इससे कम हो रहा है तो भाई क्यों कम हुआ, हमारे प्रिडिक्शन में कुछ गलती हुई क्या, वो देखना। सो इन शॉर्ट, खर्चों को रेंज में रहने देना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। और है ना, यही हमारा काम है। आप सुनिए, जब हमारा इंस्टीट्यूट बना 59 में, तब से लेकर के 90s तक, जब तक हम लिबरलाइजेशन पॉलिसीज में नहीं थे, तब तक हमारा रोल क्या था? मेथड्स का। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। जबकि अब हमारा रोल क्या है मालूम है? अब ये रोल है, व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट। शुड बी एंड व्हाट इज, दोनों में फर्क है। व्हाट इज में क्या, जो खर्चा हुआ मेरे को कोई कंसर्न नहीं, मैं टोटल करके दे दूंगा। ये तरीके हैं, ये मेथड्स है, ये मेथड्स की जो सिस्टम है वो फॉलो करके आपको बोल देता हूँ ये टोटल है। अब हम क्या करते हैं मालूम है? अब हम एज अ कॉस्ट एडवाइजर जाते हैं। पहले क्या, कॉस्ट कंप्यूटर होके जाते थे, कॉस्ट को कंप्यूट करके दे दो, खत्म। अब हमारा रोल चेंज हो गया है। सो दैट इज वाई जो हमारा पुराना नाम था ICW, वो भी चेंज कर दिया हमने। उसका नाम क्या कर दिया? अब ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले जो डिग्री थी उसको CWA बोलते थे, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स। अब उसका नाम CMA हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या रोल है हमारा? हम एडवाइस देते हैं मैनेजमेंट को। वी आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी आर अकाउंटेंट, बट वी आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजंस। मैनेजमेंट को 2-3 प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डिसीजंस एंड दूसरे लॉन्ग टर्म डिसीजंस। जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस है उसमें पूरा ये कॉस्टिंग की टेक्निक्स तीनों यूज होती है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी। एंड जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस है उसके अंदर फाइनेंसिंग यूज होता है, और उसके अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और उसके अंदर कैपिटल बजटिंग आता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस आता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक आते हैं। आप समझ रहे हो? तो आप एक बिजनेसमैन के एंगल से ये पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। और अभी राइट नाउ हमारा कॉस्टिंग का फोकस क्या है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, बराबर। और हम क्या करते हैं, हमारा रोल है कि ये खर्चा जो है ना, इतने में हो जाना चाहिए। मैं इधर हमारे कुछ स्पेशल सेशंस रखूंगा जिसमें हमारे जो बड़ौदा के जो बड़े बड़े कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जिनकी ऑफिस में आगे जाके आपको आर्टिकलशिप लेनी है, उन लोगों को इधर बुलाऊंगा ये स्टेज पे, और वो आपको बताएंगे कि भाई वो इंडस्ट्री में जाके सच में करते क्या है। कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो क्या होता है, उसके क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, वो बताएंगे इधर आके। और उस टाइम वो लोग बताएंगे, हमारे मिहिर भाई है, दूसरे लोग हैं, बीच में मेरे को बता देते, धवल भाई थर्मल पावर प्लांट हो ना, तो इतने रुपए से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आना ही नहीं चाहिए। थर्मल पावर प्लांट कोयले से बन रहा है। तो दूसरे पावर प्लांट, उसमें कोयले में भी 2 प्रकार है, नॉर्मल कोयला, कोल, एंड दूसरा एक शब्द है कोक, प्रोसेस्ड कोल, जिसमें से आप मिट्टी वगैरह निकाल दो और अब जो सीधा सीधा जलेगा वो कोल को कोक बोलते हैं। तो कोल एंड कोक बनाने वाले या उसका यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले लोग हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट इतनी आनी चाहिए, ये इंडस्ट्री फिक्स हो चुका है। एंड अगर हम कोई कंपनी में जाए जो इलेक्ट्रिसिटी बना रही है और उसका खर्चा ज्यादा है थर्मल प्लांट में,
तो हम उनको एडवाइस करेंगे कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, और हमारी ग्रिप है उसके अंदर, अगर आ रहा है तो हम खर्चा कम करके दे देते। कभी कभी तो बोलोगे ना, फीस कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई आपका जो खर्चा आ रहा है ना, सीधा 25% कम कर देंगे, बोलो क्वालिटी में इतना भी चेंज नहीं, रादर इंप्रूव होगी क्वालिटी, खर्चा 25% कम कर देंगे, बोलो कितनी फीस दोगे? चैलेंजिंग रोल है पूरा हमारा, बट उसके लिए टेक्निकलिटीज आपको समझनी पड़ेगी, तो ये सब प्रोसेसेस समझना है। फिर दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आपको मालूम है, पेट्रोल डीजल से। इन हाउस प्लांट जब छोटे छोटे प्लांट्स बनाते हैं, मीन्स जीईबी की इलेक्ट्रिसिटी जिस दिन नहीं आ रही हो, सैटरडे संडे, उस टाइम सपोज हमारा 24 आवर्स का प्लांट हो, 3 शिफ्ट में काम चल रहा हो, और एक दिन सपोज गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी ना दी, तो क्या करेंगे? तो खुद का पावर प्लांट चाहिए, तो छोटी सी खुद की भट्टी लगाते हैं, और वहां से खुद का पावर प्लांट, छोटा सा पावर प्लांट, वो उसका यूज क्या है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाना जितना जीबी हमको ना सप्लाई कर पाए। अब वो छोटा सा प्लांट वो पेट्रोल डीजल बेस्ड होता है, उसमें भी कुछ लोग कोक यूज करते हैं, उसका अलग खर्चा है। फिर विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड एनर्जी से, वाटर एनर्जी से जो बनती है, जो हमारे ये सरदार सरोवर में है, तो वहां खर्चा अलग आता है, विंड में खर्चा अलग आता है। तो ये सभी का हमारा रोल है, आप समझ लो। सो वी आर एक्सपर्ट ऑफ दिस, एंड हमारा काम है ये खर्चे को इतने ही रेंज में रखना। फिर ये रेंज कैसे डिसाइड होती है? वो 10-15 लोगों का काम करने जाते हैं, कॉस्टिंग का काम देखने जाते हैं, और उसमें देखते हैं कि येल वाले ने सबसे बेस्ट लेवल की सिस्टम बना के रखी है, और उसका खर्चा इतना आ रहा है। अगर ये सिस्टम दूसरे वाले भी यूज करे तो इनका खर्चा इतना कम हो सकता है, बस हमको इसमें खेलना है। हमारे 10 क्लाइंट में जो सबसे अच्छा क्लाइंट है, वो जो टेक्निक्स वगैरह फॉलो करता है, हम बाकी के क्लाइंट्स को बोलेंगे आप में ये गड़बड़ है, आप ये इंप्रूव करो। एग्जैक्ट कॉपी नहीं कराएंगे, बाकी ये पहला वाला हमको निकाल देगा, मेरी टेक्निक सभी को बोल देता है। बट है ना, हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर एक की सिस्टम अलग होती है, बराबर। तो उस हिसाब से हम लोग भी उतने रेशनल होते हैं कि इसमें से हम जस्ट सिस्टम को समझेंगे, और यहाँ अलग सिस्टम होगी तो उस हिसाब से उनको एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो समझ में आ रहा है। तो देखो, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर मीन्स एक प्रकार से कंट्रोलिंग। हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग का सच में यूज है डिसीजन मेकिंग में आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कोई नया प्लांट शुरू करना है, तो मेरा इतना इतना खर्चा आएगा, मैं किसी को बुलाता हूँ कि चल बताइए प्लांट लगाने का खर्चा कितना आएगा, इतना इतना आएगा। अब इतना खर्चा आ रहा है, अब ये खर्चा रिकवर कितने टाइम के बाद होगा? आप सोचो, मुकेश भाई ने जियो चालू किया, कब से आया हमारे हाथ में रिलायंस जियो? 2017-18 के बाद आया, बराबर। बट उसके बारे में सोचना तो उसने कब चालू कर दिया होगा? 8-10 साल के पहले, 2010-11 से सोचना शुरू कर दिया होगा, अपनी टीम लगाई होगी ये प्रोजेक्ट पे कि भाई रिलायंस जियो शुरू करना है। फिर क्या, फिर ऑफिशियल परमिशन, लाइसेंसिंग, कॉस्टिंग सब देखने के बाद उनको लगा होगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकाला होगा, उसका फिजिबिलिटी स्टडी हुआ होगा, और फिर उनको लगा होगा कि यस, ये करने से फ्यूचर में बहुत फायदा है। तब जाके उन्होंने फिर ये प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया होगा कि चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उन्होंने एग्जीक्यूट करना चालू किया, उसमें लाइसेंसेस लेने हैं, अलग अलग जगह पे वो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछाने हैं, कनेक्शंस लेने हैं, बराबर है। गवर्नमेंट से वो नहीं लाइसेंस लेना है, सबसे बड़ा तो ये है। फिर दूसरी बात कि जो सैटेलाइट से ये चलता है, तो सैटेलाइट का भी 10 साल के लिए यूज लेना है, 10 साल का उनका स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम खरीदने हैं। ये सब काम करने के बाद करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बैंक में से लोन लेनी है, गारंटी लेनी है, और वो सब पैसे इन्वेस्ट करके सिस्टम लगा के फिर 1-2 साल सभी को फ्री में बांटना है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ही पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, कम से कम प्राइसिंग में चालू करके एक बार है ना पूरा लॉस करके भी मार्केट कवर कर लेंगे, एंड फिर क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस बढ़ा देंगे, बराबर। वही सिस्टम है उनकी, तो उन्होंने ये किया। आप सोचो, उसमें ये सभी का सिस्टम नहीं यूज होता होगा, ये सभी कॉस्टिंग की सिस्टम यूज होगी, इसलिए रजनीश जैन को बिठाया उधर। आपको मालूम है पूरे रिलायंस जियो का फाइनेंस हेड कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ कौन है? रजनीश जैन, ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, मुकेश भाई का सबसे करीबी दोस्त। बट उसके पास डिग्री कौन सा है? ये हमारा सीए में पढ़ा हुआ बंदा है, और वो कॉस्टिंग में बहुत एक्सपर्ट है। उसका मेन ध्यान ये है कि कुछ भी करके ये जो सर्विस है ना, उसकी कॉस्टिंग हम कम रखें। कॉस्टिंग कम रखेंगे तो प्राइस भी कम रख ही पाएंगे। अभी हम जिस कैंपस में बैठे, ये सारा भाई कैंपस, ये सारा भाई की कंपनी इतनी जबरदस्त चलती थी, 90 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं था।
क्यों? लाइसेंसिंग सिस्टम थी और कुछ लोगों को ही इजारा था, वही काम करते थे, उसमें इनका चलता था। इनकी जो मेन प्रोडक्ट थी 70-80 रुपीज में उनका कॉस्टिंग पड़ता था, 90-95 में बेचते थे साराभाई केमिकल्स। क्या हुआ फिर? लिबरलाइजेशन आ गया, 1991 में ओपन पॉलिसी आ गई, कोई भी विदेशी कंपनी आ सकती है। चाइना वालों ने 10 रुपए में बेचना चालू किया मार्केट इंडिया में। ये बंदे का कॉस्टिंग ही 62, 65, 70 तक जाता था, 95 में बेचता था। अब कहाँ कॉम्पीट करेगा? वो 10 रुपए में बेच रहा था चाइना वाला इंडिया में, सेम चीज। तो कॉम्पीट नहीं कर पाया। कॉम्पीट नहीं कर पाया तो कंपनी बंद करनी पड़ी। ये जगह पुरानी लेके रखी थी तो फिर बेच दी और इसमें अब ये अपार्टमेंट बने। बट आप सोचो, इसको कॉस्ट कॉम्पीट करना नहीं है। हमारा रोल क्या है मालूम? अब ऐसी कोई स्थिति आ जाए ना तो हमारे एक क्लाइंट को समझाएंगे आपका कॉस्ट कम कर देंगे। चाइना वाला 10 में बेच रहा है, गवर्नमेंट को समझाएंगे चल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा। मैं कस्टम में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एंटी डंपिंग। चाइना वाले को भी 10 में नहीं पड़ता था, वो उनको 30-35 में खर्चा पड़ता था। बट इंडिया का मार्केट टैप करने में वो 10 रुपए में बेचते, लॉस करके बेचते थे। पूरे इंडिया के कस्टमर इनके पास चले गए, फिर उन्होंने धीरे करके प्राइसिंग बढ़ा दिया। ये शुरुआत है ना धीरू भाई अंबानी ने की थी, प्लास्टिक के दाने से। प्लास्टिक का दाना मार्केट में 270 रुपए में बिक रहा था जब धीरू भाई ये एरिया में आए। और धीरू भाई ने वो प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, कितने में बेचना चालू किया? मतलब 70 रुपीज। मार्केट कितने में बेच रहा था? 280, ये 70 में बेच रहे थे। और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, सस्ता, लॉस करके बेच रहे थे। उनका कॉस्टिंग आ रहा था 130-135, फिर भी 70 में बेच रहे थे। धीरे एक ही साल में पूरा 70% मार्केट ले लिया। और 70% मार्केट लेने के बाद एक ही साल में प्राइस इंक्रीज करते 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 120-125 तक ले आए थे। पहले 1-2 साल लॉस में धंधा किया, फिर तीसरे साल थे वही थे। इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मींस क्या? एकदम से कम प्राइस से चालू करना, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना। रिलायंस जियो भी इसी पे चलता है। बट ये प्राइसिंग के लिए कॉस्टिंग जानना जरूरी है। जिनका सबसे कम कॉस्टिंग है ना, वही बंदा इसमें जा सकता है, बाकी का कोई डेयरिंग ही नहीं कर सकता। अब वो कॉस्टिंग कम करने के लिए उसका कंट्रोलिंग जरूरी है और उसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग है। ठीक है, अब ये मैंने आपको चैप्टर का पर्पस समझा दिया। अब मैं आगे एक और चीज समझाना चाहता हूं। इसके अंदर कुछ 3 मुद्दे आने वाले हैं। एक मुद्दे का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीसरा एक पॉइंट आएगा पीवी रेशियो। अब ये 3 मुद्दे जो है ना, वो आपका पहला है बेसिक पार्ट, फर्स्ट पार्ट। जो ग्रुप 2 है उसके अंदर इसका वेटेज 10 मार्क का है नए कोर्स में, इतना अगर इसके रिलेटेड सम पढ़े तो। और इसी में एक कंसेप्ट आता है डिजायर्ड सेल्स का। ये 4 टॉपिक में खत्म कर दो तो 10 मार्क का हो जाएगा न्यू कोर्स के हिसाब से। फिर नेक्स्ट 10 मार्क में डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसमें मेक और बाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिफरेंशियल प्राइसिंग, आपका क्या बोलते हैं उसको, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, बराबर, शटडाउन पॉइंट, ऐसे डिसीजन मेकिंग के 10 से 12 टेक्निक है, उसका 10 मार्क का वेटेज। एंड तीसरा उसका सबसे एडवांस वर्जन वो है ट्रांसफर प्राइसिंग, उसका 10 मार्क का वेटेज। यही चीज ओल्ड में भी है, बट ऐसा 10-10-10 मार्क का सेग्रीगेटेड नहीं है, कंबाइंड मिला के 20 मार्क के आजू बाजू का है। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है। अब ग्रुप 1 में सिर्फ इतना था, ये जो 4 मुद्दे लिखे ना वही था। कुछ 2-3 डिसीजन मेकिंग टेक्निक थी, बट उसके भी कोई एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स मॉड्यूल में नहीं दिए। ग्रुप 2 में क्या आएगा, वो 10 से 12 जो टेक्निक्स है इसकी डिसीजन मेकिंग की, वो सभी के एडवांस लेवल के सम्स आ जाएंगे। सो ग्रुप 1 वाला तो आएगा, प्लस ग्रुप 2 में ये 12 एडवांस एग्जाम्पल्स एंड तीसरा चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी आपको इससे ही जुड़ जाएगा। दैट इज द कोर्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, तो आज के दिन में आप क्या कीजिएगा, ये टेबल कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड कल मैं आपको ये जो टॉपिक्स है उसमें मैं क्विकली जाऊंगा और उसके बेसिक एग्जांपल्स में कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय, गुड डे, जय हिंद।